जानते हैं, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटना लगभग तय माना जा रहा है। बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बताया जा रहा है कि 16 या 17 जून को गठबंधन के टूटने का ऐलान भी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्रचार समिति की कमान मिलने के बाद से ही जेडीयू में खलबली मची थी। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और जेडीयू अपने दम पर बहुमत के जरूरी आंकड़े जुटाने में भी लग गई है। मंगलवार रात करीब 11:15 बजे तक पटना में सीएम नीतीश कुमार के घर जेडीयू की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मंत्री विजय चौधरी, श्याम रजक, सांसद रंजन यादव, राज्यसभा सदस्य अली अनवर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कहा यह भी जा रहा है कि इसी बैठक में बीजेपी से जुदाई का खाका भी तैयार हो गया। ये बात सही है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टी के नेता बैठेंगे, आपस में विचार करके फैसला लेंगे, बस। बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने को लेकर जेडीयू जोर शोर से जुट गई है। जहां तक बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो 243 सीटों में से अकेले जेडीयू के पास 118 सीटें हैं, बीजेपी के पास 91 विधायक हैं तो आरजेडी के पास 22 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस, सीपीआई समेत निर्दलीय विधायकों की संख्या 12 है। बिहार विधानसभा में 6 निर्दलीय विधायक हैं और इन निर्दलीय विधायकों पर ही जेडीयू की अब नजर है। जेडीयू अपने बूते सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई है। निर्दलीय विधायक पवन जायसवाल, सोम प्रकाश और विनय बिहारी से जेडीयू की बातचीत जोरों से चल रही है और 4 के आंकड़े की ही जेडीयू को अब जरूरत भी है। ऐसे में जेडीयू ने कल शाम अपने सभी विधायकों को भी पटना तलब कर लिया है। बीजेपी से जेडीयू की बढ़ती दूरियों के बीच जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि गठबंधन पर 2-3 दिनों तक फैसला हो जाएगा। शरद यादव ने यह भी कहा कि गठबंधन को लेकर जेडीयू के अंदर भी कई तरह की राय आ रही है, इसलिए बैठक के बाद ही आखिरी फैसला हो। परिस्थिति बनी है उस पर हमारी पार्टी में भी काफी कई तरह की लोगों की राय बन रही है। इसलिए 2-3 दिन में हमने पहले भी कहा था कि पार्टी की मीटिंग बुला करके उस पर फैसला करेंगे। बीजेपी से राह जुदा करने की तैयारी में लगी जेडीयू अब खुलकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगी है। जेडीयू नेता और बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जिस पार्टी की कमान एक दागी शख्स के हाथ में सौंप दी गई हो उससे जेडीयू समझौता नहीं करेगी। एक ऐसे दागदार व्यक्ति के हाथों में देश का नेतृत्व सौंप दिया है अपनी पार्टी का, वो परिलक्षित होता है कि एनडीए की परवाह इनको नहीं है और इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ये कट्टरपंथी लोग इस देश में कट्टरपंथी राजनीति चलाना चाहते हैं जिसको जेडीयू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम परिस्थितिवश अपना निर्णय लेने के लिए मजबूर हैं और ये निर्णय 2-3 दिनों में हो जाएगा। जेडीयू नेता शाबिर अली ने कहा है कि पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है और एनडीए गठबंधन में रहने पर बहुत जल्द ही फैसला हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के नाम पर इशारों में उन्होंने कह दिया कि ये शख्स कतई मंजूर नहीं। ऐसा है कि हमारी पार्टी ने बड़ी स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस देश की सत्ता की बागडोर या लीडिंग की बागडोर कैसे आदमी के हाथ में जाना चाहिए, ये इस देश से छिपा नहीं है। ये तय आपको बहुत जल्द सामने आएगा। हमारे यहाँ मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही है, सब लोग अपने बात नीतीश जी से जाके कह रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता कह रहे हैं और अंतिम फैसला नीतीश जी और शरद जी लेंगे। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को जनता ने चुना था, इसलिए अगर गठबंधन टूटता है तो इसके लिए जेडीयू ही जिम्मेदार होगा। 17 साल पुराना गठबंधन टूट के कगार पे आ चुका है। पूरे बिहार में राजनीतिक गहमागहमी मची हुई है। एक तरफ जहां जेडीयू के नेता बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, वहीं बीजेपी में भी चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। और इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे हैं। मंगल जी, पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में बैठक हो रही थी और लोग बोल रहे हैं कि वो गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम लोगों ने बड़ा त्याग और तपस्या के साथ 17 वर्षों तक आज तक इस गठबंधन को बनाया है, मजबूत किया है और बिहार की जनता ने भी इस गठबंधन के पक्ष में वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी को यदि कहीं नुकसान भी सहना पड़ा
तो भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान सह के भी इस गठबंधन को मजबूती दी। लेकिन आज यदि हमारे सहयोगी दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है तो उस प्रतिक्रिया का क्या कारण है हम नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई? नहीं मंगल, पहले ही नीतीश कुमार ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो वो अलग हो जाएंगे। नहीं, 2 दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है और किसी भी दल के अंदर कोई व्यवस्था की जिम्मेवारी किसको दी जाएगी ये कोई दूसरा दल तो नहीं तय करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर ने कहा है कि जेडीयू को गठबंधन तोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है। तो बिहार के लोगों ने जिधर जाइए सब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को लाइए और देश को बचाइए, और इसी नारा पर से प्रभावित होकर के और इसको समझ बूझ करके, और उसमें आप लोगों का भी योगदान है। आप लोग भी निकाल देते हैं कि सबसे पॉपुलर आदमी कोई है तो नरेंद्र मोदी है। आप सर्वे करते हैं और सर्वे में निकाल देते हैं, तो उससे ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को आगे किया भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के, बहुत विचार के बाद वो सब लोगों ने किया है, एक आदमी नहीं किया है। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि देश को तीसरे मोर्चे की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा है कि देश कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों अब ऊब चुकी है, इसलिए क्षेत्रीय दलों को तीसरे मोर्चे के साए तले आना चाहिए। तीसरा मोर्चा इस देश की जरूरत है। तीसरा मोर्चा जल्द ही बनेगा। तमाम यूपीए के घटक दल और तमाम एनडीए के घटक दल कांग्रेस और बीजेपी की दादागिरी से परेशान है। निरंतर हम लोगों के संपर्क में भी हैं। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। आपने देखा नवीन पटनायक जी का कल क्या बयान आया, ममता जी का पहले से बयान चल रहा है। तमाम और क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय छत्ता ये चाहते हैं कि हमारा एक दल बने जिससे हमको फ्रीडम मिले, स्वायत्ता मिले, हम अपने राज्य को आगे बढ़ा सकें। तो ये बनना जरूरी है और आवश्यक है, बनेगा ये मैं कह सकता हूँ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज दिल्ली में स्वाभिमान रैली कर रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर नीतीश कुमार की अधिकार रैली से उत्साहित होकर पटनायक की रैली कर रहे हैं। बीजेडी की इस रैली को ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को तेज करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पटनायक ने ये कदम तब उठाया है जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने राज्य के विशेष दर्जे की मांग को खारिज कर दिया था। नवीन पटनायक के मुताबिक कांग्रेस उन राज्यों के साथ भेदभाव करती है जिसमें उनकी सरकार नहीं होती। बीजेडी की इस स्वाभिमान रैली का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी का कहना है कि नवीन पटनायक को ये रैली और पहले करनी चाहिए थी। बीजेपी का कहना है कि विकास की धारा से पिछड़े हर राज्य को उसका हक मिलना चाहिए। बात है, उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी है, और पहले करते तो बहुत अच्छा था चुनाव से पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा मिले और सभी राज्यों को जो राज्य की प्रगति की धारा से पीछे हट रहे हैं उनको जो है उनका हक मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खास सिपहसालार अमित शाह आज लखनऊ पहुंच गए हैं। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह लखनऊ में 2 दिनों तक सूबे के नेताओं से पार्टी की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। अमित शाह का लखनऊ दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पार्टी टीम मोदी और टीम आडवाणी में बटी हुई नजर आ रही है। हालांकि अमित शाह का दावा है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। पहली बार मैं उत्तर प्रदेश आया हूं, जिस गर्मजोशी से ने मेरा और मेरे सहप्रभारियों का स्वागत किया है, मैं जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार की मेरी भावना व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि 2014 में देश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है उसकी मजबूत नींव फिर से एक बार यूपी से डाली जाएगी। धन्यवाद। अमित शाह को करीब 1 महीने पहले यूपी का प्रभारी बनाया गया था। ये उनका पहला यूपी का दौरा है। वो पार्टी के सभी प्रकाशों और पदाधिकारियों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शाह वरिष्ठ नेता कालराज मिश्र, सांसद लालजी टंडन और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने भी जाएंगे। इस बीच बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने दावा किया है कि 2014 में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी और केंद्र में एनडीए सत्ता में लौटेगी। ये एक तपे तपाए नेता हैं, संगठन ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं और
को उत्तर प्रदेश जैसी जगह में लगाया कि जो सबसे बड़ा स्टेट है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके कोऑर्डिनेशन के चलते हम जीते, कार्यकर्ता में ज्यादा एनर्जी भरें। जब प्रचार नरेंद्र भाई, राजनाथ जी, ये सभी बड़े नेताओं का शुरू होगा तो संगठन उसके लिए तैयार रहना चाहिए, इसीलिए अमित भाई को लाया गया है। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी गुजरात के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीपी पांडे की अर्जी खारिज कर दी है। इसमें पांडे ने निचली अदालत से जारी वारंट को खारिज करने की मांग की थी। पांडे के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि निचली अदालत से जारी वारंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीधे अप्रोच करना ठीक नहीं। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार को बतौर अभियुक्त समन किया है। सीबीआई को शक है कि कुमार भी इस काउंटर की साजिश रचने वालों में शामिल थे। इस केस में आईपीएस अफसर डीजी वंजारा समेत और कई पुलिस अफसर जेल में हैं। बीएसएनएल के कर्मचारी यूनियनों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन का कहना है कि बीएसएनएल में शामिल हुए कर्मचारियों और आईटीएस कर्मचारियों की तनख्वाह में 9.4% का अंतर है। इस अंतर को खत्म करने के लिए पिछले साल बीएसएनएल सीएमडी के साथ करार हुआ था, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। दिल्ली के नरेला इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 9 बजे फैक्ट्री की तीसरी मंजिल में आग लग गई। गनीमत मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक निजी अस्पताल में आग लग गई। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी, जो देखते ही देखते कई कमरों में फैल गई। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और लोग बाहर भागने लगे। खबर पाकर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कई कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की और जिसके बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। यूपी में बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। कानपुर में आज बीजेपी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने कैस्को के सीएमडी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और लाउड स्पीकर्स के साथ अखिलेश सरकार को खूब कोसा। राजस्थान के जैसलमेर में एक हैंड ग्रेनेड फटने से बीएसएफ के 3 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग के दौरान यह हादसा हुआ। खबर के मुताबिक हैंड ग्रेनेड एक जवान के हाथ में ही फट गया। इस हादसे में घायल जवानों को पहले रामगढ़ अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बाद में जैसलमेर के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया। मुंबई के माहिम इलाके में सोमवार को हुए इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इस हादसे में घायल हुए 5 अन्य लोगों को बांद्रा के भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोडेल रोड पर स्थित अल्ताफ नाम की इमारत का एक हिस्सा सोमवार को भारी बारिश की वजह से गिर गया था। दिल्ली में एक बार फिर खुला नाला एक युवक की मौत की वजह बन गया। अशोकनगर इलाके में एक युवक 12 फीट गहरे खुले नाले में जा गिरा। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव टीम गोताखोरों संग मौके पर पहुंची और युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था और यहां अपने एक रिश्तेदार से मिलने आया था। यूपी के मथुरा में प्रेमी जोड़े की गला रेंगकर हत्या कर दी गई। इसे ऑनर किलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर के मुताबिक रालगांव निवासी मोहन नाम के शख्स के अपने मकान मालिक की बेटी रेखा के साथ प्रेम संबंध थे, जो कि रेखा के घर वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि मोहन पहले से ही शादीशुदा था। इसी बीच आज रेखा और मोहन की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि रेखा के घर वालों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल रेखा के घर वाले फरार हैं। अलीगढ़ के दहली गेट इलाके में एक लड़की के जीन्स पहनने को लेकर विवाद में उसकी मां की मौत हो गई। दरअसल पड़ोस की एक महिला लड़की को जीन्स पहनने के लिए रोज कमेंट करती थी। इसी से नाराज होकर लड़की और महिला में बहस होने लगी। इसके बाद महिला ने 8-10 हथियारबंद लोगों के साथ लड़की के घर जाकर धावा बोल दिया। इसी दौरान फायरिंग में लड़की की मां की मौत हो गई और लड़की के पिता
गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी महिला पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी के पूर्व मंत्री और फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी चौधरी बशीर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। चौधरी बशीर की पत्नी नगमा ने आगरा के मंटोला थाने में दहेज, मारपीट और जान से मरने की धमकी देने का आरोप लगाया है।